सच है कि खुशियाँ इंसान को खूबसूरत बना देती हैं और हालात इसको खूबसूरत से बदसूरत भी बना सकते हैं। जिन दिनों मेरी उम्र के तमाम बच्चे स्कूल जाते थे, मुझे स्कूल जाने की इजाज़त ना थी। माँ ने आते ही जाने मेरे बाप पर क्या जादू कर दिया था कि जो वो कहती अब्बा मान लेते। ये नई माँ मेरे बाप से उम्र में काफ़ी छोटी थी। अब्बा 40 बरस के और ये 18 के सन की खूबसूरत सी लड़की। अब्बा तो क्या, मैं खुद इस पर फरिफ्ता हो गई। अब मामला ये हो गया कि हर साल एक नए बच्चे की आमद शुरू हो गई। इन बच्चों की परवरिश का बोझ मुझ पर आ पड़ा। मैं इन दिनों 10 बरस की थी। माँ ने कहा, बेटी फ्रिया, अगर तुम स्कूल जाओगी, मैं अकेली तुम्हारे बहन भाइयों को नहीं संभाल पाऊंगी। बेहतर है कि तुम स्कूल छोड़ दो। मेरी क्या मजाल, मैं आगे से कुछ कहती। जो माँ कहती वही हुक्म अब्बा का होता। अपने मोहल्ले की साथी लड़कियों को रश्क भरी निगाहों से स्कूल जाते देखती और आंसू पोंछ लेती। माँ के छोटे बच्चों को संभालना, इनका मुंह धुलाना, कपड़े बदलना, ये सारे काम मुझे बहुत मुश्किल लगते थे। ऊपर से इस जरखेज खातून ने 2 बार जुड़वा बेटों को भी जन्म दिया। बच्चों के पीछे सारा दिन भाग भाग कर मैं थक जाती। पेट भरकर खाना खाने की फुर्सत ना मिलती। इधर खाना खाने बैठती, इधर से आवाज़ आ जाती, ए बेटी फ्रिया, जल्दी दौड़ कर आना। माँ की शादी को 5 बरस हुए और 6 बच्चों की पलटन तैयार कर डाली। मुझे इस पलटन ने इतना हलकान कराया कि कद छोटा और हाथ पांव कमज़ोर हो गए। कपड़े तब्दील करने का भी टाइम नहीं मिलता था और ना ही नहाने धोने का। मेरी तो शक्ल ही अजीब हो गई थी। जो देखता कहता कि लड़कियां बढ़ती हैं तो रंग रूप निकालती हैं, इस उम्र में तो मेंढकी भी हसीन हो जाती है। और ये फ्रिया, हाय, इस पर किस चुड़ैल का साया पड़ गया है। जूं जूं बड़ी होती जाती है, बदसूरत होती जाती है। अब मैं 14 बरस की थी। मैंने किसी शहजादे के बारे में ना सोचा। मुझे तो जो देखता मेरे हुलिया पे हंसता और मजाक उड़ाता। मेरे कज़न कहते कि फ्रिया, तुम हमारे ख़ानदान से नहीं लगती। सर बड़ा और कद छोटा। इनकी भपतियाँ सुनकर मेरी शक्ल पर हवाइयाँ उड़ने लगतीं। रंगत फीकी पड़ जाती। सब मेरी हौनक सूरत को देखते, कोई अच्छी सीरत को ना देखता। ये बड़े जहरीले नश्तर थे, जो मेरे दिल पर लगते तो मेरी रूह कांप उठती। सोचती काश मैं बदसूरत ना होती। अब कोई कज़न या मेहमान घर आते, मैं इनके सामने जाने से कुतराती, इनसे छुपने की कोशिश करती। इधर बाप को मेरी शादी की फिक्र पड़ी थी, मगर माँ का कहना था अभी ये छोटी है, अभी इसकी शादी नहीं करनी। लड़कियां छोटी भी हों तो माँ बाप को फिक्रमंदी होती है कि पालने में ही वो पराया धन होती हैं। ज़रा सा कद निकाल लें तो इस पराये धन की चोरी हो जाने का डर पड़ जाता है। वक्त तो तेज़ी से गुजरता है। देखते देखते मैं 22 बरस की हो गई। अब भी मैं माँ को छोटी लगती थी, जबकि इनकी अपनी पिलूटी की बेटी मेरे बराबर की हो गई थी। इधर अब्बा थे कि हमारी शादियों की फिक्र में मरे जाते थे। मामू मुमानी जब आते अम्मी से कहते, राबिया, कब करोगी फ्रिया की शादी? अब तो इसकी शादी की उम्र निकली जा रही है। मैं इसकी शादी करूंगी तो घर का काम कौन संभालेगा? माशाल्लाह 7 बच्चे हो गए हैं। इसकी शादी करूं तो अकेले कैसे संभालूंगी तुम्हारे भाई के इन बखेड़ों को? अभी नहीं कर सकती मैं इसकी शादी। बिलाखिर मामू और मुमानी ने तहैया कर लिया कि राबिया के चुंगल से इस बच्ची को तो किसी तरह से निकालना है, वरना ये कभी भी इसको नहीं ब्याएगी। उन्होंने अकेले में अब्बा को समझाया कि इतनी भी अपनी औरत के पीछे ना लगो। तुम्हारी बड़ी लड़की बिन ब्याई रह जाएगी। छोटियों के रिश्ते कैसे होंगे? सारी दुनिया तुमको ही मोर्द इल्ज़ाम ठहराएगी कि ऐसे खुदगर्ज माँ बाप हैं। बच्ची को नौकरानी बना दिया है, अपने आराम के लिए इसका घर ना बसाया। उन्होंने कहा, भाई साहब, जब रिश्ते आते थे तो हमारी बीवी को पसंद ना आते, अब रिश्ते नहीं आते तो किससे ब्याह दूँ? तुम ही कुछ इस मसले का हल निकाल दो। आज रिश्ता ले आओ, मैं आज ही बात पक्की कर दूंगा। क्या सच कह रहे हो? हाँ तो क्या मजाक कर रहा हूँ? मामू ने कहा, मेरे बेटे वलायत में क्या खराबी है? खूबसूरत है, एफए पास है, मेरी अपनी दुकान है, वही संभालेगा। नौकरी ढूंढने का भी इसको मसला नहीं। आज ही बिस्मिल्लाह करो। वालिद ने सोचा कि मामू की बहू बनेगी, फरिया अपने करीबी अजीज़ों के घर जाएगी। बात तो अच्छी है, लेकिन लड़का भी इस रिश्ते पर राज़ी हो। ज़बरदस्ती का मामला किया तो और गलत होगा। फरिया की शक्ल सूरत भी दबती है। वो बोले, बेटे से पूछ लो, अगर वलायत हाँ कहे तो मुझे रिश्ता देने पर कोई एतराज़ नहीं। हमने वलायत से बात की है, इसको सूरत शक्ल से कुछ लेना देना नहीं, बस सीरत अच्छी हो और इसका तकाजा है कि लड़की ऐसी हो जो ना इसकी किसी बात पर एतराज़ करे और ना मदाखलत। अगर ये शर्त मंजूर है तो वो हमारी खुशी के लिए जिस लड़की से भी हम इसकी शादी करेंगे वो सेहरा बांध लेगा। अल्लाह जाने मामू मुमानी ठीक कह रहे थे या मुमानी को मेरी सूरत में एक मस्कीन नौकरानी चाहिए थी
جو گھر کے سارے کام کرے اور کسی معاملے میں مداخلت نہ کرے، نہ ہی احتجاج کرے، بس لبوں پر چپ کا تالا لگائے رکھے۔ چونکہ باپ کے گھر میں میری ایسی بری حالت دیکھی تو مجھے بہو بنانے میں ان کا یہ سودا گھاٹا نہ تھا۔ میں تو اس بات کو سمجھ گئی، مگر ابا نہ سمجھے۔ وہ سیدھے سچے دل کے آدمی تھے، فوراً ہاں کر دی، اور شادی کی تاریخ بھی بالا بالا طے ہو گئی۔ انہیں ڈر تھا کہ بیوی کے علم میں لاتے ہی تو کہیں رنگ میں بھنگ نہ ڈال دے۔ ادھر ولایت کب شادی مجھ سے کرنے کے لیے تیار تھا؟ مجھ سے کیا، وہ تو کسی سے بھی شادی پر تیار نہیں تھا۔ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، چاہے سورت کی حوری کیوں نہ ہو۔ اس نے ماں سے کہا تھا کہ میں نے عمر بھر شادی نہیں کرنے کی قسم کھائی ہے۔ سمجھ لو میری شادی ہو گئی ہے۔ یہ کیا خرافات بک رہے ہو؟ تم ہمارے اکلوتے لڑکے ہو، تم شادی نہیں کرو گے تو ہم کس کی خوشیاں دیکھیں گے؟ گھر میں بہو آئے گی، ہمارے پوتے پوتیاں آئیں گی۔ میں تو دن گن رہی ہوں کہ کب بہو آئے، گھر سنبھالے اور میں آرام سے چھپر کھٹ پر بیٹھ کر ہاتھ میں سے اس سے کھانا لوں، اور جب کھانا کھا لوں تو برتن بھی وہی میرے سامنے سے اٹھا کر لے جائے۔ ولایت بیٹا، تمہاری ماں نے بھی یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ تم مجھے ایسا بدھو نہ جانو، ایسی لڑکی چنی ہے جو ہم سب کی خدمت کرے گی اور اف بھی نہیں کرے گی۔ سمجھ لو کہ بے زبان گائے ہے، زبان رکھتے ہوئے بھی گونگی ہے۔ ایسی بھلا کون ہے ماں؟ تمہاری پھوپھی کی بیٹی فریحہ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے اسے؟ دیکھا ہے، وہ تو بیچاری بڑی ہی بد شکل سی ہے۔ بد شکل بالکل نہیں ہے، نین نقش سب اچھے ہیں، بس حلیہ اجاڑ رکھا ہے اس کی ماں نے اس کا۔ یہاں اچھے کپڑے پہنے گی، اچھا کھائے گی، سکون سے رہے گی تو دیکھ لینا کیسے حسین ہو جائے گی۔ رشک کرو گے؟ اچھا ماں، سب ٹھیک ہے۔ بہت بار کہا ہے کہ شادی نہیں کرنی مجھے۔ اگر تم اپنے لیے نوکرانی لانا چاہتی ہو تو بے شک تمہاری خوشی کو پورے کیے لیتا ہوں، مگر مجھ سے کوئی اس کا لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ تمہارے ساتھ رہے گی، تمہارے کمرے میں سویا کرے گی، بس مجھے کھانا پکا کر دے دیا کرے گی اور میرے کپڑے وغیرہ استری کر دے گی، تب تم کو آرام مل جائے گا، ٹھیک ہے ماں؟ ولایت جانتا تھا کہ ماں اب آسانی سے ٹلنے والی نہیں ہے۔ جن حالات میں فریحہ رہ رہی تھی، یہاں اس کو وہاں سے اچھے ہی حالات ملیں گے۔ بس یہ سوچ کر اس نے اپنے جگری دوست برہان سے کہا کہ یار، اماں ابا کو کب تک ٹالوں گا؟ وہ تو نہیں پیچھے ہٹ رہے۔ اب بھی ان کی نہ مانی تو ابا نے صاف کہہ دیا ہے کہ ساری جائیداد ٹرسٹ میں دے دوں گا اور تم کو گھر سے نکال کر آگ کر دوں گا۔ برہان مگر کسی دلیل پر بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ تیری میری دوستی ایسی نہیں کہ وعدہ خلافی ہو۔ ہم نے اپنے بازوؤں پر ایک دوسرے کے نام اپنے لہو سے کندہ کرائے ہیں، عمر بھر ساتھ رہنے کا عہد کیا ہے اور ایک دوسرے کی خاطر شادی نہ کرنے کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو کیا تم اب وعدہ خلافی کرو گے مجھ سے اور قسم توڑ دو گے؟ یاد رکھنا، اگر تم نے ایسا کیا تو میں جان دے دوں گا، خودکشی کر لوں گا، مگر یہ نہیں سہ سکتا کہ میرے ہوتے تمہاری زندگی میں کوئی اور آئے۔ سمجھ لو کہ ہماری تمہاری شادی ہو چکی ہے، اب میں سوتن برداشت نہیں کر سکتا۔ ادھر سے ماں باپ کا دباؤ، ادھر سے دوست کی قسمیں۔ ولایت ایک آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ یہ دوست آج کا نہیں تھا، ان کی دوستی بہت پرانی تھی۔ جب ولایت 12 برس کا معصوم لڑکا تھا اور برہان 26 برس کا بھرپور جوان تھا، تب سے اس نے ولایت کو اپنی دوستی کے جال میں پھنسایا تھا۔ برہان ایک یتیم لڑکا تھا، چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ چچی ظالم عورت تھی، بات بات پر شوہر سے پٹواتی اور جھوٹی شکایتیں کر کے گھر سے باہر نکال دیتی۔ برہان کی زندگی کے یہ دن بہت اذیت ناک تھے۔ جب رات کو چچی گھر سے باہر کر دیتی تو محلے کا ایک گنڈا نوجوان اس کو رات بھر رہنے کے لیے پناہ دے دیتا۔ بس تبھی سے برہان کے ساتھ یہ معاملہ خراب ہوا۔ اس کی شخصیت دب کر رہ گئی اور اس کو عورت ذات سے نفرت ہو گئی۔ چچا کے مرنے کے بعد چچی میکے چلی گئیں اور برہان کو اس کے والد کی موروثی جائیداد بھی مل گئی۔ جس مکان پر اس کے چچا اور چچی کی رہائش تھی، وہ بھی حقیقت میں برہان کے والد کی ملکیت تھا۔ اس کے علاوہ بھی جائیداد تھی۔ چچا کے مرنے سے برہان کے دکھ بھرے دن تو تمام ہو گئے۔ وہ بلا شرکت غیر گھر کا اور کاروبار کا مالک ہو گیا۔ بقیہ جو مکانات اور دکانیں کرائے پر تھیں، جن کا کرایہ اس کا چچا وصول کرتا تھا، وہ کرایہ بھی اب اس کو ملنے لگا۔ مصیبت کے دن تمام ہو گئے، مگر بچپن میں اس کے ساتھ ایسی ناقابل برداشت زیادتیاں ہوئیں کہ وہ غلط راستے کا مسافر ہو گیا اور اس غیر فطری عادت کا ہم سفر اس نے 12 سال کی عمر کے ولایت کو بنا لیا۔ اس پر خوب روپیہ پیسہ خرچ کرتا، اس کو شاپنگ کرواتا، اچھے ہوٹلوں میں کھانا کھلاتا اور مہنگے تحفے لے کر دیتا، روپے پیسے سے اس کی جیبیں بھر دیتا۔ اس طرح اس نے نادانی کے دور سے گزرتے ہوئے اس لڑکے کو اپنا اسیر بنا لیا۔ برہان تنہا رہتا تھا، وہ جب چاہتا ولایت کو بلا کر اپنی تنہائی دور کر لیتا، محبت جتلاتا، عورت سے نفرت کے سبق پڑھاتا اور کبھی ساتھ نہ چھوڑنے کی وعدے قسمیں لیتا، گویا وہ دوستوں جیسی نہیں بلکہ لیلا مجنوں بن کر زندگی گزار رہے تھے۔ اس معاملے کا علم سوائے ان دونوں کے کسی کو بھی نہیں تھا۔
तभी जब वलैद शादी से इनकार करता, इसके माँ बाप इसको समझाते कि शादी और बीवी के बगैर मर्द की ज़िंदगी अधूरी है और तुम हमारे इकलौते लड़के हो। हम तो तुम्हारे सर पर सेहरा देखने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं और तुम हो कि इनकार कर देते हो। बड़ी मुश्किल से तो ये दिन आया था। वालिदैन पर वलैद को तरस आ गया और इसने शादी के लिए हामी भर ली। बुरहान को भी कस्में देकर यकीन दिलाया कि वो सिर्फ एक माह अपनी दुल्हन के साथ गुजारेगा ताकि इसके माँ बाप को परेशानी ना हो। इसके बाद अपनी बीवी से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा और लौट कर वापस इसके पास आ जाएगा। लेकिन बुरहान को इस बात का यकीन ना था। वो समझता था कि शादी के बाद जब इसका अपनी बीवी से दिल लग गया तो वो मुझे छोड़ देगा और वो फिर मेरे पास नहीं आएगा। बस जिस रोज़ विलायत की शादी हुई, इस रोज़ बुरहान ने ख्वाब आवर गोलियों की शीशी पेट में उंडेल कर खुदकुशी करने की कोशिश की। बर वक्त अस्पताल पहुंच जाने से इसकी जान तो बच गई, मगर वो 2-4 दिन तक मौत ज़ीस्त की कश्मकश में रहा। इधर शादी के बाद वलायत खफकी के डर से बुरहान की तरफ ना गया। इसका गम व गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए तो राब्ता करे, क्योंकि वो जानता था कि बुरहान इसको कभी नहीं छोड़ सकता। 15 रोज़ बाद जब इसने राब्ता किया तो बुरहान अभी तक अस्पताल में था। मुलाजिम को मालूम था कि वलायत की नई शादी हुई है, लिहाजा इसने इसको बुरहान के सही अहवाल से आगाह ना किया। बस इतना बताया कि वो घर से बाहर है, कुछ दिनों के लिए कहीं चला गया है, जल्द लौट आएगा तो वो इत्तला कर देगा। वलायत शादी के बाद तो मेरे साथ कुछ दिन ठीक रहा, लेकिन जो ही इसको इल्म हुआ कि इसकी खातिर बुरहान ने खुदकुशी की थी, वो दीवाना सा हो गया और दीवाना वार इसके घर पहुंचा। वो अब ठीक होकर अस्पताल से आ गया था। वलायत ने इसके कदमों में सर रखकर माफ़ी मांगी। एक बार फिर वादे कस्में हुए कि फ़रिया सिर्फ नाम की बीवी रहेगी, सिर्फ सास ससुर की खिदमत गुजार बनकर जीवन बिताएगी और वलायत फिर से बुरहान के साथ वैसा ही होकर रहेगा जैसे वो पहले से था। वलायत ने ये बात मुझे बता दी और कहा कि या तो तुम मेरे साथ इस तरह से निभा करो जैसा मैं चाहूँ, इस घर में रहती रहो, वरना शौहर और बाप के घर में से किसी एक घर को चुन लो। मेरी वही शर्त है कि तुम मेरे किसी मामले में मुदाखलत नहीं करोगी, हर बात पर खामोश रहोगी और मेरे इस राज की उम्र भर अमीन रहोगी। इसको कभी तश्ते अज़बाम नहीं करोगी। मैंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा ठीक है, मुझे आपकी शराइत पर यहाँ रहना मंजूर है, मगर मैं घर लौट कर सुतेली माँ के पास नहीं जाऊँगी, वरना वो सारी दुनिया में मुझे गंदा कर देगी कि देखो मैं ना कहती थी कि इसकी शादी ना करो, ये घर नहीं बसाएगी, आ गई ना वापस तलाक लेकर। वलायत मेरी तरफ से मुतमईन हो गया, क्योंकि मैंने इसको यकीन दिला दिया था कि इसके वालिदैन को भी इन सब मामलात की हवा नहीं लगने दूंगी। अब वो दिन भर बुरहान के घर होता और रात को घर आ जाता, लेकिन मुझसे मियाँ बीवी जैसा रिश्ते का कोई वास्ता ना रखा। एक दुख के सिवा मुझे यहाँ और कोई तकलीफ ना थी। सास ससुर भी अच्छे थे, वलायत भी मुझे कोई अजियत नहीं देता था। शादी के पहले माँ मैंने खुशी देखी थी, इसके बाद कभी जीवन साथी का कर्ब नसीब नहीं हुआ। कहने को हम मियाँ बीवी थे, एक घर में एक छत तले रहते थे, मगर अजनबियों की तरह। ऐसी बातें नहीं छुपती। मामू को अंदाज़ा हो गया और मेरा गम इनको दीमक की तरह चाटने लगा। उन्होंने खोज लगा ली कि बेटा दिन रात किधर होता है। जिस बेटे को वो अपना कारोबार, अपनी दुकान सौंपना चाहते थे, इसको तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। इसकी सभी ज़रूरतें बुरहान पूरी करता था। जब असल हकाइक से मामू आगाह हो गए, इनको बहुत सदमा हुआ। इनकी एक जवां साला बेटी भी थी। अभी तो इसके हाथ पीले करने की फिक्र लाहक थी कि बेटे की बेराह रवी का राज इन पर खुल गया। एक रोज़ बुरहान के एक पड़ोसी की ज़बानी बेटे के तमाम हालात का इल्म हुआ। वलायत और बुरहान की दोस्ती किस नौयत की थी, वो सदमे से निढाल होकर घर आए। वो दिन खामोश बिस्तर पर गिरे रहे और तीसरे रोज़ इनकी रूह कफस अंसरी से परवाज़ कर गई। मामू की शफकत के सहारे तो मैं जी रही थी। इनके मरने की देर थी कि मेरे सारे के सारे सहारे ख़त्म हो गए। सास के रवैये में भी शफकत की बजाय सख्ती आ गई। वो मुझे बदसूरत और मनहूस होने के ताने देने लगी। अगर घर में कोई और बाकी रह गया था तो वो मेरी नंद दरक्षा थी, जो मेरा ख्याल रखती और मेरा गम महसूस करती थी। वालिद की वफ़ात के बाद तो वलायत में ऐसी तब्दीली आई कि वो घर के हर फर्द से कट कर रह गया। सारी रात गायब रहता, दिन को आता तो पड़ा सोता रहता, जैसे इसका कोई इलाका ना हो। तब सास को एहसास हुआ कि इसका बेटा बहुत बददिल हो गया है। इसको माँ की भी परवाह नहीं रही थी। वो बीमार रहने लगी। मैं और दरक्षा इनको डॉक्टर के पास ले जाती। सास ने वलायत से कहा कि तुम मेरे एक ही बेटे हो, माँ बीवी और बहन का सहारा हो, राह रास्त पर आ जाओ। दुकान को ताला लग गया है, दुकान खोलो और कारोबार संभाल लो। वलायत ने माँ से दुकान की चाबियाँ ले लीं और इसको बेच दिया। रकम जेब में रख ली। इस तरह अपने वालिद का जो भी सरमाया था सब गज़ब कर लिया। बहन को कुछ ना दिया और ना ही माँ को। मेरी सास को इस कदर दुख पहुंचा कि वो कुड़ने लगी। बीमार तो वो पहले ही थीं, बीमारी ने ज़्यादा शिद्दत से हमला कर दिया। एक रोज़ वो भी अपने खालिक हकीकी से जा मिली। अब घर में मैं और दरक्षा रह गए। दरक्षा सेकेंड ईयर की तलबा थी। मैं इसके और अपने सहारे जी रही थी।
वलायत हमको खर्चा नहीं देता था। पड़ोस में एक टेलर मास्टर रहते थे, इनको हमारे हालात का इल्म था। वो हमें कपड़े लाकर देते और हम नंद भावज मशीन पर सिलाई करके इनको देती। अपनी मेहनत से घर का खर्चा चलाती। इसी मेहनत की कमाई से मैं दरक्षा के कॉलेज की फीस और तालीम का खर्चा भरती थी। एक दिन वलायत ने मुझसे कहा कि मुझको कुछ रकम चाहिए। मैंने बताया कि रकम तो मैंने दरक्षा की फीस में दे दी है। कहा कि तुमने क्यों इसकी फीस भरी, किस लिए इसको पढ़ा रही हो? क्यों ना ये पढ़े, मैं ना पढ़ सकी तो इस हाल में हूँ, ये तो कम अज़ कम पढ़ ले ताकि किसी की मोहताज ना रहे। इस बात के कुछ दिन बाद एक रोज़ दरक्षा कॉलेज गई तो लौट कर ना आई। मैं बहुत परेशान हो गई। पड़ोस में जाकर इसकी हम जमात बच्ची से पता किया तो वो बोली, मैं तो छुट्टी के वक्त घर आ गई थी, आप कॉलेज जाकर पता कर लें। मैं कॉलेज गई, इनकी एक लेक्चरार वहाँ मिल गई। इसने कहा कि छुट्टी हुए भी 2 घंटे गुजर गए हैं। इसने रजिस्टर चेक किया, दरक्षा की हाजिरी लगी हुई थी। मैं और परेशान हो गई। घर पलटी मगर वो नहीं आई थी। शाम हो गई, अब तो मेरा दम निकला जा रहा था। पास पड़ोस से पता किया, किसी को कुछ मालूम नहीं था। रात को वलायत घर आया। मैंने बताया कि दरक्षा कॉलेज गई थी, अभी तक नहीं लौटी। कहा कि इसीलिए कहता था कि इसकी पढ़ाई ख़त्म करो। तुमने बात नहीं मानी, अब देख लिया अंजाम। कुछ पता तो करो, कहाँ से पता करूं? थाने जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दो। आज रात इंतज़ार कर लो, शायद आ जाए। सुबह जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगा। वो तो नशे में था, सो गया और मैंने सारी रात अंगारों पर गुजारी। वालिद को फ़ोन किया, माँ ने बताया कि वो काम से लाहौर गए हैं और किससे मदद मांगती या फरियाद करती, जब सगे भाई को बहन की परवाह ना थी। इस रात मैं बेहोश वलायत को झंझोड़ती रही और वो करवट लेकर सो जाता। कहता था कि तुम औरतों का क्या इतबार, तुम सब एक जैसी होती हो। भाग गई होगी वो भी किसी यार के साथ। मेरी नंद ऐसी नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी। जी चाहता था कि खुदकुशी कर लूं। ये कैसा भाई था जिसकी जवां साला बहन गायब थी और इसको ज़रा मलाल ना था, ना ये एहसास था कि कितनी बड़ी बदकिस्मती वाक़या हो चुकी है और मैं अकेली रो रो कर निढाल थी। उस वक्त मेरी दिलजोई करने वाला कोई भी नहीं था। कई दिन गुजर गए, दरक्षा को मिलना ना था और ना मिली। वलायत चंद दिन भाग दौड़ खाने के बाद आराम से बैठ गया। अब वो ज़्यादा नशा करने लगा और मैं दरक्षा के गम में दीवानी हो रही थी। इसकी जुदाई मेरे दिल का नासूर बनती जा रही थी। इधर रोज़ वलायत मुझे कहता, मैं तो घर से चला जाता हूँ और तुम अकेली होती हो। किसी रोज़ तुम भी गायब ना हो जाओ, तुम्हारा अकेले रहना यहाँ ठीक नहीं है। ऐसा करो, तुम मैके चली जाओ। मैंने कहा कि मर जाऊंगी, सौतेली माँ के घर नहीं जाऊंगी। बेशक तुम मुझे मार डालो। तब कहा, अच्छा, मैं इस मकान को फ़रोख्त कर देता हूँ। तुम मेरे साथ वहाँ चल के रहो जहाँ मैं रहता हूँ। तुम ऊपर के पोर्शन में रहोगी और मैं नीचे अपने दोस्त के साथ रहूँगा। तुम नीचे मत आना, तुमको हमारा खाना बनाना होगा। तुम ना मेरे दोस्त के सामने आना और ना ही इससे कलाम करना। वहाँ और भी दोस्त आते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, इसलिए तुम्हारा नीचे कदम रखना भी मना है। बल्कि किसी को भी पता ना चले कि कोई औरत ऊपर रहती है। और ये भी किसी को मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो। मैंने ये भी मंजूर कर लिया। बिल्कुल खामोश सी ऊपर रहती थी। ये बुरहान का घर था। नौकर ऊपर आकर खाना ले जाता और बर्तन पहुंचा जाता। सारा दिन मेरा बस खाना बनाना, चाय बनाना ये काम था। सबसे ज़्यादा हैरत की बात ये थी कि खुद वलायत मेरे पास ऊपर नहीं आता था और ना बुरहान के सामने मुझसे कलाम करता था। वो नीचे की मंजिल में ही सहता सहता था, वहीं खाना खाता और सोता भी वहीं था। अब मैं इसके इस तरह के अमल का मतलब खूब अच्छी तरह समझ चुकी थी। वो ऐसा बुरहान को खुश करने के लिए करता था। कहता था कि इस बेचारी का कोई सहारा नहीं है, इसलिए तरस खाकर रखा हुआ है। ये कहाँ जाएगी, हमारा खाना बना देती है, इसके इवज़ 2 वक्त की रोटी खा लेती है। इसके सिवा मेरा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आखिर किसी दिन खुद ही चली जाएगी। सच है कि इंसान की बर्दाश्त की भी एक हद होती है। मेरी बर्दाश्त भी ख़त्म हो गई। सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैं अपने वालिद के घर चली गई। वालिद तो बूढ़े थे लेकिन माँ अभी तक जवान थी। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, बेटी, मुझसे ऐसी नाराज़ हो गई कि अपने बहन भाइयों को तक भुला दिया। मेरे सौतेले बहन भाई मुझसे प्यार से मिले। अगले दिन भाई ने मुझे अखबार लाकर दिखाया और कहा कि आपकी नंद रक्षा गुम हो गई थी ना, ये देखिए अखबार, तस्वीर भी है और ख़बर भी खुद पढ़ लीजिए। मैंने अखबार में खबर पढ़ी, लिखा था, पुलिस ने एक जगह छापा मारा, वहाँ से कुछ लड़कियाँ और चंद औबाश मर्द पकड़े गए और थाने लाए गए हैं। लड़कियों की भी तस्वीरें और नाम लिखे हुए थे। दरक्षा का नाम पढ़कर मैं शर्मसार रह गई। वालिद को मजबूर किया कि आप थाने जाएं और मामले का पता कीजिए। वो जाने से घबरा रहे थे। फिर एक पड़ोसी को साथ लेकर गए। तब मालूम हुआ कि दरक्षा को बुरहान ने कॉलेज से उठवाया था। तुम्हारे भाई ने तुम्हें लेने मुझे भेजा है। इनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बुरहान को कई बार देख चुकी थी, जो हमारे घर पर गाड़ी में वलायत को लेने आते थे। वो मासूम बच्ची इसके साथ चली गई और इस मरदूद ने इसको न जाने कैसे लोगों के हवाले कर दिया।
جب یہ بات ولیعت کو علم میں لائی گئی تو اس کو یقین نہ آیا کہ برہان اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتا ہے، جس نے اس کی خاطر والدین کو کھویا، گھر بار کھویا، مکان بیچ دیا اور بیوی کو بیوی نہ سمجھا۔ اس نے ایسی مذموم حرکت کی ہے۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ ولیعت مجھے طلاق دے دے اور بہن بھی اس کی زندگی میں موجود نہ رہے، جس کی خاطر وہ گھر آتا تھا۔ وہ شخص خدا جانے کس قسم کا آدمی تھا، ذہنی مریض تھا یا اب نارمل تھا، جو غیر فطری زندگی گزار رہا تھا۔ اس نے کم عمری میں ولیعت کے دماغ کو ایسے اپنی گرفت میں لیا، پھر اس کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ والدین نے شادی بھی کی، پھر بھی رائے راست پر نہ آ سکا، لیکن جب بہن کے اغوا کار کا نام اور اخبار میں خبر پڑی تو اس پر اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس کی روح اسی وقت کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ ہمارے معاشرے میں اخلاقی اقدار اس قدر گر چکی ہے، اب تو یوں لگتا ہے کہ ایک نہیں، ان گنت برہان ایسے لوگ یہاں نہ جانے کتنے معصوم ذہنوں کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر تباہی کے راستے پر گامزن رکھتے ہیں۔